गोल्ड के दाम इस वक्त ऑल टाइम हाई है और हर कोई यही पूछ रहा है, क्या बढ़ता हुआ सोना हमारे लिए खुशखबरी है या आने वाली बड़ी मुसीबत? तो चलिए इकोनॉमिक एंगल से समझते हैं इस चमकदार लेकिन उलझी हुई कहानी को। अगर हम अपने घरों में झांकें तो हर अलमारी, हर लॉकर में थोड़ा बहुत सोना चांदी तो जरूर मिलेगा। यही भारत की पहचान है कि हम सच में गोल्ड इकोनॉमी हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 34,600 टन सोना जमा है। सोचिए, इतना सोना अगर मॉनेटरी वैल्यू में देखा जाए तो ये ट्रिलियनों डॉलर के बराबर है, यानी हमारी जीडीपी के बड़े हिस्से जितना। हमारे यहाँ सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक हर अवसर पर सोने की खनक सुनाई देती है। लोग इसे सिर्फ पहनने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा की जमा पूंजी मानकर भी रखते हैं। पुराने समय में जमीन और सोना यही दो चीजें थीं जिनसे लोग अपनी संपत्ति नापते थे और आज भी वही मानसिकता जारी है। अब बात करें चांदी की तो वो भी पीछे नहीं है। आजकल इसका चलन सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रहा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगभग 50 ग्राम सिल्वर लगता है। वहीं सोलर पैनलों में इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा ज्वेलरी में भी अब हल्के कैरेट के डिजाइन चल रहे हैं, जैसे 9 कैरेट या 14 कैरेट गोल्ड, जिसमें सिल्वर की मात्रा ज्यादा होती है। यानी चांदी आज इंडस्ट्रियल मेटल और ज्वेलरी मेटल दोनों रोल निभा रहा है। कुल मिलाकर भारतीय घरों में सोना एक सांस्कृतिक धरोहर है और आर्थिक भरोसे का प्रतीक है, जबकि चांदी अब भविष्य की टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनती जा रही है। एक को हम परंपरा की नजर से देखते हैं, दूसरे को प्रगति की। देखिए, भारत सोने और चांदी दोनों का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। हमारे यहाँ इन दोनों मेटल्स का हाउस होल्ड प्रोडक्शन बहुत कम है, इसलिए जो भी जरूरत होती है उसका ज्यादातर हिस्सा हमें विदेश से डॉलर देकर खरीदना पड़ता है। अब जब सोने और चांदी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं, तो हमें वही मेटल पहले से कहीं ज्यादा महंगी पड़ती है। इसका सीधा असर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ता है, यानी जितना पैसा हम विदेशी सामान मंगाने में खर्च करते हैं और जितना विदेश से कमाते हैं, उस अंतर का लॉस बढ़ जाता है। और जब ये लॉस बढ़ता है तो डॉलर की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि चाहे वो गोल्ड हो, क्रूड ऑयल हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान, हर इंपोर्ट डॉलर में ही होता है। अब सोचिए, जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? इंडियन रुपीस धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। आज अगर $1 87 रुपए के आसपास है, तो गोल्ड और सिल्वर की बढ़ती कीमतों के कारण ये 90-100 तक भी जा सकता है। यानी जितना ज्यादा सोना महंगा होगा, उतना ही इंडियन रुपीस दबाव में आएगा। अब एक दिलचस्प बात, जब दुनिया में डॉलर कमजोर होता है तो यूरोप, जापान या चीन जैसे देशों के लिए सोना सस्ता पड़ जाता है। वहां की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और जब वो ज्यादा खरीदते हैं तो ग्लोबल प्राइस ऊपर चला जाता है। नतीजा ये होता है कि भारत को वही सोना और ज्यादा महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है। हाँ, एक राहत जरूर है कि हमारे रिजर्व बैंक ने भी पिछले कुछ सालों में अपना गोल्ड रिजर्व काफी बढ़ाया है। अब ये करीब 880 टन तक पहुंच गया है। इसका फायदा ये है कि जब रुपए पर ज्यादा दबाव आता है तो आरबीआई अपने रिजर्व्ड गोल्ड का इस्तेमाल कर सकता है ताकि करेंसी स्टेबल रहे। लेकिन ओवरऑल पिक्चर यही कहती है कि जब सोने और चांदी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ती हैं, तो उसका पहला झटका हमारे रुपए को ही लगता है। डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपया कमजोर होता है और इकोनॉमी पर दबाव बनता है। यानी भाव चाहे कितना भी चमकदार हो, करेंसी की हालत उतनी ही फीकी पड़ने लगती है। अब बात करते हैं कि सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों का असर महंगाई यानी इन्फ्लेशन पर कैसे पड़ता है। देखिए, जब सोना या चांदी महंगे होते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ज्वेलरी की कीमतें बढ़ना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक पूरी इकोनॉमिक चेन जुड़ी होती है। भारत इन दोनों मेटल्स को विदेश से खरीदता है, यानी हमें इसके लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। अब जब सोना चांदी महंगे होंगे तो वही पुराना अमाउंट लाने के लिए हमें पहले से ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। इसका नतीजा होता है इंपोर्ट बिल बढ़ना। अब सोचिए, जब किसी चीज की लागत बढ़ेगी तो उसका असर बाकी सेक्टर्स में भी तो पड़ेगा।
एग्जाम्पल के लिए चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी कार्स, सोलर पैनल्स और मेडिकल इक्विपमेंट तक में होता है। जब सिल्वर महंगी होगी तो इन सब चीजों की कीमतें भी तो धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। यानी चांदी का दाम बढ़ा तो मोबाइल, बैटरी और सोलर पैनल सबकी कीमतें बढ़ेंगी और वहीं से महंगाई का असर आम जनता तक पहुंचता है। ऊपर से अगर इसी दौरान रुपया कमजोर पड़ जाए, जैसा हमने पहले देखा कि इंपोर्ट से डॉलर की मांग बढ़ती है, तो दोहरी मार लगती है। एक तो सोना चांदी महंगे और दूसरा रुपया गिरा, जिससे बाकी इंपोर्टेड गुड्स भी महंगे हो जाते हैं। इसे ही इकोनॉमिक की भाषा में कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी बाहर से आई महंगाई। लेकिन हाँ, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। कई लोग कहते हैं कि गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज माना जाता है। मतलब अगर बाजार में महंगाई बढ़ती है तो सोने की कीमत भी बढ़ जाती है, जिससे जिन लोगों के पास पहले से सोना है उनकी वेल्थ की वैल्यू बनी रहती है। यानी परिवार के लेवल पर सोना एक तरह से सेफ्टी आर्मर बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये फायदा इंडिविजुअल लेवल पर है, देश की इकोनॉमी के लेवल पर नहीं। देश के लिए महंगा सोना और चांदी आमतौर पर महंगाई बढ़ाने वाला फैक्टर ही बनते हैं, क्योंकि इससे इंपोर्ट महंगा होता है, इंडस्ट्रीज की लागत बढ़ती है और रोजमर्रा की चीजें धीरे धीरे महंगी होने लगती है। सीधे शब्दों में कहें तो सोने की चमक से जेब की चमक थोड़ी कम हो जाती है। अब सवाल उठता है, क्या पहले भी ऐसा हुआ है? क्या सोने और चांदी की कीमतें पहले भी इतनी तेज बढ़ी हैं? तो आपको बता दें कि बिल्कुल हुई है और कई बार हुई है। जरा पीछे चलते हैं 1978 से 1980 के दौर में। उस समय दुनिया में ईरान का रेवोल्यूशन, सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर हमला और अमेरिका में इन्फ्लेशनरी स्टॉर्म, ये सब एक साथ चल रहे थे। डर और अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने पैसे को बचाने के लिए सोना खरीदने लगे। नतीजा ये हुआ कि 2 साल में सोने की कीमतें 4 गुना तक बढ़ गई। लेकिन फिर जैसे ही अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉल वॉलकर ने इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, जिसे वॉलकर शॉक कहा गया, फिर सोने का बबल फूट गया और उसकी कीमत लगभग आधी रह गई। फिर आया 2011-12 का दौर। उस वक्त 2008 के ग्लोबल रिसेशन के बाद लोग फिर से गोल्ड खरीदने के लिए भागे, क्योंकि शेयर मार्केट रिलायबल लग नहीं रहा था। जिसके बाद कुछ ही महीनों में सोना रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, लेकिन फिर करीब 40 से 45% की गिरावट आई। इसके बाद 2020 में कोविड पैंडेमिक आया। पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, इकोनॉमी ठप थी, शेयर मार्केट लॉस में थे। उस वक्त फिर गोल्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट बन गया और उसकी कीमतें नए ऑल टाइम हाई तक पहुंची। लेकिन जैसे ही सिचुएशन सुधरी, वैक्सीन आई और लोग मार्केट में लौटे, तो सोना फिर से 10 से 12% गिर गया। और अगर चांदी की बात करें तो उसकी कहानी तो और ज्यादा ड्रामेटिक है। 1979 में हंट ब्रदर्स नाम के 2 बिलियनियर्स ने दुनिया भर की चांदी खरीदनी शुरू कर दी थी, ताकि उसका दाम अपने कंट्रोल में कर सके। कुछ महीने तक कीमतें आसमान पर गईं, लेकिन जब सरकार ने रूल्स स्ट्रिक्ट किए तो मार्केट क्रैश कर गया और इसे सिल्वर ब्लैक थर्सडे कहा गया, जिसमें कीमतें 80% तक गिर गईं। मतलब साफ है, सोना और चांदी दोनों ही बार बार रैली के बाद गिरावट भी दिखाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सोना थोड़ा स्टेबल रहता है, जबकि चांदी ज्यादा ड्रामा क्वीन है। यानी वो जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाती है। अब ये समझना जरूरी है कि इस बार की गोल्ड सिल्वर रैली पहली वाली रैलियों से बिल्कुल अलग क्यों है। इतिहास में कई बार सोने चांदी की कीमतें उछली, लेकिन इस बार इसके पीछे 4 बड़े रीजंस हैं जो इसे डिफरेंट एरा बनाते हैं। पहला फर्क है सेंट्रल बैंकों की खरीदारी का। पहले जब गोल्ड के दाम बढ़ते थे तो ज्यादातर खरीदारी आम इन्वेस्टर्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करते थे, लेकिन आज सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, खासकर चीन, तुर्की, पोलैंड और भारत का आरबीआई टनों के हिसाब से सोना खरीद रहे हैं। चीन ने तो पिछले 1 साल में लगातार हर महीने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। इसका असर यह है कि अब सोने की मांग में एक परमानेंट सपोर्ट बन गया है। मतलब अगर प्राइवेट डिमांड घटी भी तो सेंट्रल बैंकों की खरीदारी कीमतों को गिरने नहीं देती। दूसरा फर्क है डॉलर पर भरोसे की कमी का। रूस यूक्रेन वॉर के बाद जब अमेरिका और यूरोप ने रूस के डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए, तब कई देशों की आंखें खुली।
अब चीन, सऊदी अरब और कुछ एशियाई देश सोचने लगे कि अगर कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो, इसलिए अब ये देश अपने फॉरेन रिजर्व्स में डॉलर की जगह ज्यादा गोल्ड ऐड कर रहे हैं और सोने की खरीद अब पॉलिटिकल सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुकी है। यानी अगर डॉलर सिस्टम पर भरोसा टूटे तो गोल्ड एक बैकअप हो। तीसरा फर्क है चांदी की नई इंडस्ट्रियल नीड का। 1970 या 80 के दशक में चांदी का इस्तेमाल ज्यादातर ज्वेलरी और कॉइन्स में होता था, लेकिन आज इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल्स, मोबाइल फोन्स और मेडिकल डिवाइसेस में सिल्वर एक जरूरी मेटल बन चुका है। इसलिए अब उसकी मांग सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि इंडस्ट्री से भी आ रही है। यानी अगर इन्वेस्टर्स वेट कर भी ले तब भी इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर के प्राइसेस को होल्ड करके रखेगी। चौथा फर्क है इंटरेस्ट रेट्स का। पहले के समय में जब गोल्ड तेजी पर होता था तो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक बाद में इंटरेस्ट रेट्स तेजी से बढ़ा देते थे, जैसा कि 1980 में हुआ था। लेकिन इस बार उल्टा है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक दोनों ही धीरे धीरे रेट्स घटाने की तरफ जा रहे हैं। जब ब्याज दरें घटती हैं तो एफडी या बॉन्ड्स पर रिटर्न कम हो जाता है और लोग सोना खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। इसे कहते हैं गोल्ड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घट जाना। तो कुल मिलाकर इस बार की गोल्ड सिल्वर रैली सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट से नहीं चल रही बल्कि जियोपॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल और मॉनेटरी पॉलिसीज का मिक्सचर है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये रैली जल्दी ही थमेगी या नहीं, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ डर नहीं बल्कि डॉलर के ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इंडस्ट्री की नई जरूरतें भी हैं। अब बात करते हैं कि सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों का भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, इसका असर दो तरफा होता है, एक तरफ थोड़ा पॉजिटिव और दूसरी तरफ थोड़ा नेगेटिव। पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट से शुरू करते हैं। जब गोल्ड और सिल्वर की कीमतें बढ़ती हैं तो जिन घरों के पास पहले से सोना है उनकी संपत्ति की वैल्यू बढ़ जाती है। इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं वेल्थ इफेक्ट। इससे कई बार लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो एक्सपेंडिचर बढ़ाने या मार्केट में पैसा घुमाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फेस्टिवल्स में रियल एस्टेट या गाड़ियों की बिक्री में भी अच्छा खासा असर दिख सकता है। साथ ही अगर आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व बढ़ते हैं तो भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है। यानी अगर डॉलर या फॉरेन करेंसी पर कोई क्राइसिस आए तो गोल्ड हमारे लिए बैकअप होता है। लेकिन अब आते हैं नेगेटिव साइड पर, जो असली तस्वीर को दिखाता है। जब सोना बहुत महंगा हो जाता है तो कॉमन फैमिलीज इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शंस जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालकर सोना खरीदने लगते हैं। इससे जो पैसा प्रोडक्टिव वर्क में जाना चाहिए था वो डेड इन्वेस्टमेंट बन जाता है। यानी ये सोना बस सेफ में पड़ा रहता है, इकोनॉमी में रोटेट नहीं होता है। नतीजा ये होता है कि देश का कैपिटल फॉर्मेशन धीमा पड़ जाता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नुकसानदायक है। दूसरी बड़ी मार इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पड़ती है, खासकर चांदी की बढ़ती कीमतों से, क्योंकि सिल्वर का इस्तेमाल आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और मेडिकल इक्विपमेंट में हो रहा है। और जब चांदी महंगी होगी तो इन प्रोडक्ट्स की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे या तो कंपनियों के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे या फिर कंपनीज प्राइसेस बढ़ाकर कंज्यूमर्स पर बर्डन डालेंगी और दोनों ही सिचुएशन में इकोनॉमी पर दबाव आता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो थोड़े समय के लिए बढ़ते गोल्ड प्राइसेस इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस जरूर देते हैं, लेकिन अगर ये प्राइसेस बहुत लंबे समय तक हाई रहे तो ये ग्रोथ में ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं और उसके बाद सोने की चमक भले ही बढ़ जाए लेकिन प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का पेस धीमा पड़ने लगता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, और वो है सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का असर बैंकिंग सिस्टम पर कैसे पड़ता है। देखिए, जब गोल्ड प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं तो आम लोगों का इंक्लिनेशन बैंकों से हटकर गोल्ड की तरफ चला जाता है। लोग एफडी या सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालने की बजाय गहनों, गोल्ड बार्स, कॉइन्स और डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ धीमी पड़ जाती है और जब बैंकों के पास कम जमा पैसा रहेगा तो उनके पास लोन देने के लिए फंड्स भी कम होंगे, यानी बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी का फ्लो घटने लगता है। दूसरी तरफ जब सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो देश का इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है। इससे रुपया कमजोर हो जाता है और
आरबीआई को लगातार मार्केट इंटरवेंशन करना पड़ता है। कभी डॉलर बेचकर रुपया स्टेबल करना पड़ता है, कभी बॉन्ड खरीदकर सिस्टम में कैश डालना पड़ता है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट, जो इन सर्कमस्टेंसेस में काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आरबीआई को तय करना पड़ता है कि कहां पैसा छोड़े, कहां कसे, ताकि इन्फ्लेशन भी ना बढ़े और रुपया भी स्टेबल रहे। तीसरा इंपैक्ट थोड़ा अलग तरह से पड़ता है और वो है गोल्ड लोन बिजनेस में उछाल। क्योंकि जैसे ही सोने की कीमत बढ़ती है, लोग अपने पुराने गहनों को गिरवी रखकर एनबीएफसीज या बैंकों से लोन लेने लगते हैं। ये चीज एक तरफ तो अच्छी होती है, क्योंकि इससे लोगों को जल्दी क्रेडिट लोन मिल जाता है और इकोनॉमी में पैसा घूमने लगता है। लेकिन इसका खतरा ये है कि अगर गोल्ड की कीमतें अचानक गिर गईं, तो बैंकों और एनबीएफसीज की लोन सिक्योरिटी कमजोर पड़ जाती है। यानी जिस सोने के बदले उन्हें लोन दिया गया था, उसकी वैल्यू घट जाती है। इससे मार्जिन कॉल या लोन टू वैल्यू रिस्क बढ़ जाता है। कुल मिलाकर कहें तो महंगा सोना बैंकिंग सिस्टम के लिए डबल एज्ड स्वॉर्ड है, क्योंकि एक तरफ ये लोगों को गोल्ड के जरिए तुरंत लोन एलिजिबिलिटी देता है, लेकिन दूसरी तरफ यह बैंक डिपॉजिट्स पर प्रेशर डालता है और सिस्टम की स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है। तो अब ये सवाल उठता है कि सोने चांदी की बढ़ती कीमतें आखिर भारत के लिए अच्छी हैं या बुरी? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसका असर वन साइडेड नहीं होता। चलिए इसे कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखें तो जिन परिवारों के पास पहले से सोना या चांदी है, उनके लिए खुशखबरी है। उनकी वेल्थ की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब तिजोरी में रखा वही सोना अब लाखों ज्यादा का हो गया है। लेकिन ये प्रॉफिट सिर्फ पेपर पर होता है, यानी आपको अमीरी महसूस तो होगी, लेकिन असल में पैसा तब तक आपके हाथ में नहीं आएगा जब तक वो सोना बेचा ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ कंट्री लेवल पर यह इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि महंगा सोना मतलब भारी इंपोर्ट बिल और इसका सीधा प्रेशर इंडियन रुपी पर पड़ता है। जब हम ज्यादा डॉलर देकर सोना इंपोर्ट करते हैं तो रुपया कमजोर होता है और एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। अगले कुछ महीनों से लेकर 1-2 साल तक सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बनी रही और सेंट्रल बैंक जैसे चीन या भारत का आरबीआई गोल्ड की खरीदारी जारी रखते हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस हाई बने रहेंगे। इस सिचुएशन में गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट बना रहेगा, पर यही चीज देश के लिए थोड़ी खतरनाक भी है, क्योंकि जब लोग और इंस्टीट्यूशंस ज्यादा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वही इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में नहीं पहुंच पाती। इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट धीमी हो जाती है। अब बात करें लंबे समय की, तो लगातार महंगा होता सोना भारत जैसी इकोनॉमी के लिए बर्डन बन सकता है, क्योंकि हम ज्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। इससे हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बना रहता है और इंडस्ट्रियल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, वो भी खासकर चांदी की कीमतों के कारण, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और मेडिकल डिवाइसेस में होता है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन यही है कि जो लोग पहले से सोना चांदी रखते हैं, उनके लिए तो ये फायदे की बात है, लेकिन देश की इकोनॉमी के लिए ये महंगा सौदा है, क्योंकि अगर ये रैली बहुत लंबी चली तो इसकी कीमत हमें धीमी ग्रोथ, बढ़ती महंगाई और बैंकिंग सिस्टम पर दबाव के रूप में चुकानी पड़ेगी। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सोने की चमक आम आदमी के लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन देश की इकोनॉमी के लिए चिंता का विषय है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बजर बट्टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम रोज लेकर आते हैं सिर्फ बजर बट्टू दुनिया पर। मैं हूं मृदुल द्विवेदी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और नए नजरिए के साथ। धन्यवाद।